ईएफएम पेपर है अपना, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसका आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आवासीय सहकारी समितियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी और कपड़े के साथ रहने के लिए मकान भी होना जरूरी है। विश्व के जितने भी देश हैं वहां पर सबको आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अर्ध विकसित देशों में तो अधिकांश जनता के पास रहने के लिए स्वयं का घर भी नहीं है। विकसित देशों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। सहकारी समितियों ने समाज के कमजोर वर्ग को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है और ये समितियां सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि, कम ब्याज और आसान किश्तों में ऋण देकर तथा बने बनाए मकान देकर सदस्यों की आवास समस्याओं को हल कर रही हैं। अतः सहकारिता के माध्यम से आवास की समस्या को हल किया जा सकता है। इंग्लैंड में सहकारी गृह निर्माण समितियां 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन भारत में सन 1915 में मुंबई में सहकारी आधार पर गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जो अब लगभग पूरे देश में फैल चुका है। आवासीय सहकारी समितियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। आवासीय सहकारी समितियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां, इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव। इस प्रकार की समितियां उन स्थानों पर गठित की जाती हैं जहां भूमि की कमी है और ऐसे स्थानों पर निजी भवन निर्माता भूमि प्राप्त करके उस पर बहुमंजिले मकान बना देते हैं। इनमें छोटे छोटे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं और इन फ्लैट्स को अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है मालिक या किराएदार समितियां, ऑनरशिप और टेनेंट कोऑपरेटिव। इस प्रकार की समितियों का भवन और संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है और ये समितियां अपने सदस्यों के लिए मकान बनवाकर उन्हें किराए पर सदस्यों को दे देती हैं। सदस्य प्रतिमाह किराया जमा करवाते रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त किराए से ये समितियां भवन निर्माण के लिए प्राप्त किए गए ऋणों का भुगतान करती हैं। थर्ड इसमें सह साझेदारी आवासीय समितियां, को पार्टनरशिप हाउसिंग कोऑपरेटिव। इस प्रकार की समितियां प्रारंभ में भूमि खरीदकर उस पर सामूहिक रूप से भवन का निर्माण करती हैं और भवन निर्माण में पूर्व सदस्यों से भवन की अनुमानित लागत का लगभग 25% भाग अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कर लेती हैं और भवन तैयार होने के बाद समिति उसे सदस्यों को आवंटित कर देती है तथा सदस्यों से किराया लेती है और यह किराया किश्तों का भुगतान करने और जितने भी मैनेजमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। जब समिति संपूर्ण ऋणों का भुगतान कर देती है तो वो सदस्यों को 75% भाग के अंश भी दे देती है, अर्थात अब जो सदस्य हैं वो मकान का स्वामी बन जाता है और इस प्रकार की समितियां कहलाती हैं सह साझेदारी आवासीय समितियां। नेक्स्ट इसमें सहकारी गृह बंधक समिति या बैंक, हाउस मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक। ये समितियां सदस्यों के मकानों को बंधक रखकर ऋण प्रदान करती हैं। अनेक बार सदस्य पुराने मकानों के स्थान पर नए मकान बनाने, मकानों का विस्तार करने या उनकी मरम्मत करवाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं और ये बैंक पुराने मकानों को बंधक रखकर इस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। और इस प्रकार के जो बैंक हैं वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है फ्लैट स्वामित्व निर्माण समितियां, फ्लैट ऑनरशिप हाउसिंग सोसाइटीज। इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां अपने सदस्यों को छोटे छोटे फ्लैट बनवाकर उचित मूल्य प्रदान करती हैं और इस प्रकार मकान के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग सदस्यों का स्वामित्व होता है। और लास्ट आता है इसमें सहकारी नगरीय समितियां, कोऑपरेटिव टाउनशिप सोसाइटीज। इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य प्रभावशाली स्रोतों के माध्यम से औद्योगिक नगरों में और महानगरों के आसपास पर्याप्त भूमि प्राप्त करके सदस्यों को जमीन पर पट्टा दे देती है, किंतु सदस्य समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र और योजना के अनुसार ही भवन निर्मित करा सकते हैं और इस प्रकार की जो कॉलोनी के जो विकास का जो दायित्व है वो समिति का ही होता है। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत
अनेक प्रकार की आवासीय सहकारी समितियां प्रचलन में हैं और लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट इसमें सहकारी आवासीय समितियों के वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो हमारे यहाँ पर आवासीय सहकारी समितियां काम कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उसमें आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, इसके साथ साथ लोन्स एंड एडवांसेस इसके अंतर्गत आते हैं। ये अंश पूंजी, वैधानिक रक्षित कोष, सरकार, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा अन्य संस्थाओं प्राप्त ऋण, इस तरह की इनकी जो वित्तीय व्यवस्था होती है। नेक्स्ट इसमें सहकारी गृह निर्माण समितियों के लाभ। सहकारी गृह निर्माण समितियों के जितनी भी एडवांटेजेस ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जितनी भी सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं उनके अनेक लाभ हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है भवन निर्माण के लिए वित्तीय सुविधाएं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन। गृह निर्माण समितियां अपने सदस्यों को मकान बनवाने हेतु सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं और ये समितियां उचित कीमत पर भूमि भी उपलब्ध करवाती हैं और भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था भी करती हैं। सेकंड है जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक, हेल्पफुल इन अपलिफ्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड। ये समितियां मकानों को नवीन तकनीक के आधार पर बनाती हैं जिससे मकान सुविधाजनक बनता है और उसमें निवास करने वाले का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। नेक्स्ट है किराएदार के हितों का ध्यान, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स। सहकारी समितियां अपने किराएदारों का शोषण नहीं करती बल्कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखती हैं और किराएदारों को उचित किराए पर मकान उपलब्ध करवाती हैं जिससे उनके अहम को ठेस नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट है श्रमिकों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। आवास की अच्छी सुविधा श्रमिकों और कर्मचारियों को कार्य क्षमता में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करती है और अच्छी आवास व्यवस्था उपलब्ध होने से कर्मचारी स्वस्थ रहते हैं और उनका संपूर्ण परिवार सुखी रहता है और ये आवास की समस्या मुक्त होकर अपना कार्य अधिक लगन से और पूरी रुचि से कर सकते हैं। नेक्स्ट है उचित किराए पर मकान, रीजनेबल रेंट। सहकारी समितियों का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि ये अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर अच्छी आवास सुविधा उपलब्ध करवाती है जिससे निम्न और मध्यम वर्ग की आय में काफी वृद्धि होती है और क्योंकि उनको किराए पर पहले की बजाय कम धन व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट है निम्न व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के स्वयं के घर, सेल्फ हाउसेस फॉर लोअर एंड मिडिल क्लासेस। इन समितियों में जो निम्न और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने के सपने को पूरा कर दिखाया है और सहकारी गृह निर्माण समितियां इन लोगों को भवन निर्माण के लिए भूमि और ऋण तथा नई तकनीकें भी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में इन समितियों का बड़ा योगदान रहा है। निर्धन और निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर इन समितियों ने देश के आर्थिक कल्याण में एक कड़ी और जोड़ दी है। नेक्स्ट है अन्य या अदर्स में हम लेते हैं कि जिन क्षेत्रों में या तो मकान बहुत महंगे हैं या व्यक्तियों के अनुपात में मकान उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में किराएदार गृह निर्माण समितियां बहुत ही उपयुक्त और सहायक सिद्ध हुई हैं क्योंकि ये समितियां सस्ते और उचित मूल्य पर मकान उपलब्ध करवाकर आवास समस्या को हल करने में अपना योगदान देती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा भी कि सहकारी गृह निर्माण समितियों का हमारे लिए कितना लाभ है। अब आता है इसमें नेक्स्ट इसके अंतर्गत सहकारी गृह निर्माण समितियों की समस्याएं। जितनी भी सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं उनकी प्रगति आशाजनक नहीं रही है और उनके आशानुकूल उनकी प्रगति नहीं हुई है। इसके जो कुछ कारण, उनके कुछ प्रमुख कारण और समस्या रही हैं जिसकी वजह से आज उनकी प्रगति आशाजनक नहीं है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें फर्स्ट है वित्तीय साधनों का अभाव, लेक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज।
वित्तीय साधनों की कमी इन समितियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। ये समितियां सरकार और जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करती हैं। यही उनकी वित्त प्रदान करने के मुख्य सोर्स हैं। हमारे देश में अधिकांश राज्यों में कोई ऐसी शीर्ष संस्था नहीं है जो प्राथमिक गृह निर्माण समितियों को पर्याप्त सहायता प्रदान कर सके। नेक्स्ट जो समस्या है वो है सरकार द्वारा कम सहयोग, लेस हेल्प बाय गवर्नमेंट। सरकारी सहयोग के अभाव में भी गृह निर्माण समितियों का सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जैसे मुंबई और मद्रास में तो इन समितियों का बहुत विकास हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जैसे आसाम, जम्मू कश्मीर में उनको कुछ भी सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई है। नेक्स्ट, भूमि उचित मूल्य पर न मिलना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन प्रॉपर प्राइस। समितियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण ऊंची कीमत पर पर्याप्त मात्रा में भूमि खरीदने में सक्षम नहीं है। इस कारण ये समितियां अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे करने में असमर्थ रही हैं। नेक्स्ट, तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव, लेक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। सहकारी गृह निर्माण समितियों के पास तकनीकी विशेषज्ञों का बहुत अभाव है। इस कारण नियोजित और सस्ते मकान नहीं बनाए जा सकते और धन की कमी के कारण ये समितियां विशेषज्ञों को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती हैं। फलस्वरूप मकान की तो लागत अधिक आती है और इससे जनता इन गृहों की ओर कम आकर्षित होती है। नेक्स्ट है भवन निर्माण की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। भवन निर्माण के लिए इन समितियों को उचित मूल्य पर भवन निर्माण सामग्री नहीं मिल पाती है और इन समितियों की वित्तीय स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे ऊंचे मूल्यों पर भवन निर्माण की सामग्री को क्रय कर सकें। नेक्स्ट, कुशल नेतृत्व का अभाव, लेक ऑफ इफिशिएंट लीडरशिप। कुशल नेतृत्व के अभाव में प्रबंधक न तो भावी योजनाएं बना पाते हैं और न ही शीघ्र और सही निर्णय ले पाते हैं। इस कारण इन समितियों में भी लाल फीताशाही का बोलबाला रहा है। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित समितियों का अभाव, लेक ऑफ फुली डेवलप्ड सोसाइटीज। हमारे देश में सेवा भाव से काम करने वाली समितियों का सर्वथा अभाव है। कुछ राज्यों में तो पूर्ण विकसित समितियां हैं जो भूमि के क्रय से लेकर मकान के अलॉटमेंट तक का कार्य सदस्यों के लिए करती हैं, किंतु निर्माण आदि कार्यों के लिए इन्हें भी ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है और इस प्रकार की पूर्ण विकसित समितियां भूमि में रुपए का प्रबंध स्वयं प्रबंध कर देती हैं। ऐसी पूर्ण विकसित समितियां महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि कुछ ही राज्यों में है और देश के अन्य राज्यों में ऐसी समितियां नहीं है। नेक्स्ट है करों की अधिकता, मोर टैक्सेस। सहकारी समितियां अपने सदस्यों से बहुत ज्यादा टैक्स भी वसूल करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, निजी स्वार्थ के लिए समितियों का गठन। इस प्रकार से कुछ प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं वो निजी स्वार्थ के उद्देश्य से ही गृह निर्माण समितियों का बना लेते हैं और ये व्यक्ति इन समितियों से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करके विकसित बस्तियों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं और उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। नेक्स्ट, उचित कार्यक्रम तथा संचालन व्यवस्था का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशंस। प्रत्येक राज्य में शीर्ष संस्था नहीं होने से समितियों के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है और प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों को वैधानिक, वित्तीय और कानूनी मामलों में उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, जिससे इनका विकास भी पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है घटिया निर्माण कार्य, लो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। सहकारी समितियां सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के चक्कर में घटिया निर्माण सामग्री काम में लेती हैं, जिससे जनता इन मकानों की ओर कम आकर्षित हो पाती है। एंड लास्ट इसमें अन्य समस्याएं, अदर प्रॉब्लम्स में हम लेते हैं कि राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाएं मकान बनाने के पश्चात इन पर भारी मात्रा में कर लगा देती हैं और ये संस्थाएं एक और तो इनको पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देती और दूसरी ओर इन पर अनावश्यक कर थोप देती हैं, जिससे इनका साहस भी टूट जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का विकास में अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अंतिम बात आती है इस वीडियो में गृह निर्माण समितियों की प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव। हम देखते हैं कि गृह निर्माण समितियों के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कौन कौन से सुझाव
दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि हमें सुदृढ़ इकाई का गठन किया जाना चाहिए। हमें प्रबंधकों को की प्रशिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार और अन्य जो स्वास्थ्य संस्था हैं उनको इन समितियों का सहयोग करना चाहिए। और इस प्रकार केंद्र सरकार को भी गृह निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सहकारी समितियों को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारें भी इन समितियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें। समितियों के निरीक्षण, परीक्षण और अंकेक्षण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी गृह निर्माण समितियों ने कमजोर वर्ग को लाभान्वित नहीं किया है, यद्यपि कमजोर वर्ग की सुविधा व सेवाओं के लिए इन समितियों का गठन किया गया है, जबकि इसका लाभ कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उठा रहे हैं। ये समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफलता हासिल नहीं कर पाई हैं, अतः इन समितियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही ये समितियां निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं।